नमस्कार। आज हम एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है और उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह की चेकलिस्ट है, समझ लीजिए, सारे ज़रूरी कागजातों की लिस्ट। और ये चर्चा उन सभी के लिए अहम है जो काउंसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अक्सर ये दस्तावेज इकट्ठा करना थोड़ा थकाने वाला काम लगता है, काफ़ी भागदौड़ होती है, लेकिन अगर जानकारी साफ हो तो प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ लिस्ट पढ़ना नहीं है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हर दस्तावेज क्यों जरूरी है, इसकी पीछे सोच क्या है, ताकि काउंसलिंग वाले दिन वो जो आखिरी मिनट की हड़बड़ी होती है ना, उससे बचा जा सके। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये पूरी भर्ती प्रक्रिया की समझिए नींव है। हर कागज आपकी योग्यता, आपकी पहचान, पात्रता, सबका सबूत है और ये पक्का करता है कि सिलेक्शन निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो। एक तरह से अपनी दावेदारी के लिए सबूत जुटाना। हाँ, ये सही नजरिया है। तो समझने में आसानी हो इसके लिए हम इन डॉक्यूमेंट्स को कुछ कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे स्रोत में भी इशारा है। पहली और शायद सबसे अहम वो है शैक्षणिक और पहचान वाले सर्टिफिकेट। दूसरी कैटेगरी है जाति और निवास प्रमाण पत्र की, ये सबके लिए नहीं पर जिनके लिए लागू हो। तीसरी थोड़ी अलग है, चरित्र प्रमाण पत्र। और फिर आखिर में कुछ और चीजें हैं जैसे एफिडेविट, लिफाफे वगैरह। ऐसे देखने से शायद पूरी तस्वीर ज्यादा साफ हो जाए। तो पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, शैक्षणिक और पहचान पत्र। लिस्ट तो लंबी है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन और बीटीसी या बीएड। इन सब की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, साथ में यूपी टेट या सी टेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी। और हाँ, जिस परीक्षा के लिए ये सब हो रहा है, एडिट जूनियर वाली, उसका रिजल्ट भी चाहिए और वो एप्लीकेशन फॉर्म भी जो शुरू में भरा था। यहां तक तो ठीक लगता है, सीधी बात है। लेकिन एक चीज जिस पर स्रोत ने खास जोर दिया है वो है इन सब की सत्यापित फोटोकॉपी, और वो भी कम से कम 5 सेट। 5? ये संख्या थोड़ी चौंकाती है। 5 सेट क्यों? हाँ, 5 सेट की बात सुनकर पहली बार में थोड़ा ज्यादा लग सकता है। आमतौर पे 1 या 2 सेट ही काफी होते हैं, लेकिन इसके पीछे देखिए कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि काउंसलिंग शायद कई स्टेप्स में होती हो, अलग अलग काउंटर या विभाग हो, जैसे वेरिफिकेशन टीम, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, रिकॉर्ड सेक्शन, सबको अपनी फाइल के लिए कॉपी चाहिए। ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ भी थोड़ा इशारा करता है, जो कभी कभी थोड़ी बटी हुई हो सकती है। दूसरी संभावना ये भी है कि ये बस एक सेफ्टी मेजर हो, बैकअप। अगर कोई सेट गुम हो जाए या कहीं अटक जाए तो काम न रुके। और सत्यापित यानी अटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि हर फोटोकॉपी को किसी गजेटेड ऑफिसर या जो भी अधिकृत व्यक्ति हो, उसने प्रमाणित किया हो कि हाँ, ये ओरिजिनल की ही कॉपी है। ये सिर्फ एक मुहर नहीं है, ये गारंटी है। पहला फिल्टर है ये वेरिफिकेशन का। अगर कॉपियां अटेस्टेड नहीं है तो उन्हें रिजेक्ट भी किया जा सकता है। फिर तो सारी मेहनत बेकार। अच्छा, मतलब ये सिर्फ गिनती का मामला नहीं है, ये प्रोसेस की गंभीरता और वेरिफिकेशन पर जोर दिखाता है। तो कैंडिडेट्स को ये पक्का करना होगा कि अटेस्टेशन सही ऑफिसर से और सही तरीके से हो। ठीक है, अब अगली कैटेगरी, जाति और निवास प्रमाण पत्र। स्रोत में लिखा है कि इनकी फोटोकॉपी चाहिए। संख्या तो नहीं बताई, पर शायद यहाँ भी 1 से ज्यादा सेट रखना ही सेफ रहेगा, खासकर अगर रिजर्वेशन वगैरह का दावा है तो। बिल्कुल। इसे अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जाति और निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। भारत में जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति है या स्थानीय निवासी कोटा होता है, उसे लागू करने के लिए इनका मकसद है कि जो संवैधानिक और सरकारी नियम है उनके तहत जो पात्र उम्मीदवार हैं उन्हें उनका हक मिले। हम यहाँ पॉलिसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, बस प्रक्रिया बता रहे हैं। ये दस्तावेज पक्का करते हैं कि फायदा सही व्यक्ति को मिले, कोई गलत दावा ना कर सके। इसलिए इनका लेटेस्ट होना, अपडेटेड होना और जो तय फॉर्मेट है उसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने या गलत फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट अक्सर मान्य नहीं होते। ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि काउंसलिंग से पहले इनकी वैलिडिटी जरूर चेक कर लें। हाँ, ये वैलिडिटी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। कई सर्टिफिकेट्स की एक म्याद होती है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर। यह थोड़ी अनोखी सी है, चरित्र प्रमाण पत्र। स्रोत कह रहा है 1 नहीं 2 चाहिए, और वो भी अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड। ये वाकई दिलचस्प है। आमतौर पर तो कॉलेज से या पिछले एम्प्लॉयर से 1 ही काफी होता है। 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर क्यों? ये तो कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी और भागदौड़ हो गई। हाँ, ये सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा हटकर जरूर है।
और इसके पीछे शायद मंशा है दोहरी पुष्टि की, मतलब डबल वेरिफिकेशन। एक ही जगह से लेने के बजाय दो अलग-अलग जिम्मेदार अधिकारियों से सर्टिफिकेट लेने का मतलब है कि कैंडिडेट के आचरण, उसके बैकग्राउंड की ज्यादा मजबूती से जांच हो रही है। शायद इसलिए कि किसी एक ऑफिसर का कोई पर्सनल बायस या असर ना हो। देखिए, शिक्षण एक बहुत जिम्मेदारी का पेशा है, तो अधिकारी ये पक्का करना चाहते हैं कि कैंडिडेट का जो नैतिक सामाजिक आचरण है वो इस पद की गरिमा के लायक हो। दो अलग अलग जगह से वेरिफिकेशन इस दावे को ज्यादा वजन देता है। हालांकि जैसा आपने कहा, ये प्रैक्टिकली थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, खासकर उनके लिए जिनकी पहुंच आसानी से दो अलग गजेटेड अफसरों तक ना हो। इसके लिए पहले से प्लानिंग करनी होगी, टाइम से अफसरों से मिलना होगा। बात तो सही है, तैयारी में इसे हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, अब चलते हैं चौथी और आखिरी कैटेगरी पर, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज। इसमें कुछ चीजें हैं। एक तो है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट, हलफनामा। ये तो खैर कई सरकारी कामों में लगता है, लेकिन यहाँ एक और पेच है। स्रोत कहता है कि जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनको इसके अलावा एक और हलफनामा देना होगा। मतलब शादीशुदा कैंडिडेट्स को शायद 2 एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे। ये थोड़ा अनपेक्षित है। इन हलफनामों में होता क्या है आखिर? क्या बस यही कि सारी जानकारी सच है? जी, हलफनामा या एफिडेविट वो बेसिकली एक शपथ पत्र है, एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति कसम खाकर कहता है कि जो भी लिखा है वो सच है, सही है। इससे जानकारी की पूरी जिम्मेदारी कैंडिडेट पर आ जाती है। अगर बाद में कुछ गलत निकला तो उसके कानूनी नतीजे भी हो सकते हैं। इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। जहां तक विवाहित अभ्यर्थियों के लिए अलग हलफनामे की बात है, हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, शादी के बाद नाम बदलना, खासकर महिला उम्मीदवारों में आम है। तो ये हलफनामा शायद उसी नाम के बदलाव को ऑफिशियली रिकॉर्ड करने या कंफर्म करने के लिए हो, ताकि जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है और जो अभी का नाम है उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, ये उनकी वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस की फॉर्मल घोषणा हो सकती है, जो शायद सर्विस रिकॉर्ड के लिए, नॉमिनी डिटेल्स के लिए या दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज के लिए जरूरी हो। इससे ये पक्का हो जाता है कि कैंडिडेट की पर्सनल जानकारी शुरू से ही सही दर्ज हो। अच्छा, तो ये प्रशासनिक स्पष्टता के लिए है। ओके, इसी कैटेगरी में कुछ और चीजें भी बताई हैं। 2 सादे लिफाफे जिन पर 25-25 रुपए के डाक टिकट लगे हों और कुछ एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो। इन लिफाफों का क्या काम हो सकता है? क्या कुछ वापस भेजेंगे वो लोग? डाक टिकट लगे लिफाफे अक्सर भविष्य में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के लिए या कोई और सूचना भेजने के लिए इनका इस्तेमाल हो, या ये भी हो सकता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को लौटाना हो, जैसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद लौटाए जाते हैं, तो शायद इन्हीं लिफाफों का इस्तेमाल करें। इससे डिपार्टमेंट का काम थोड़ा आसान हो जाता है। और एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत तो लगभग हर सरकारी फॉर्म या प्रोसेस में पड़ती ही है। आई कार्ड बनाने, रिकॉर्ड में लगाने वगैरह के लिए ये तो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। लेकिन इन सब के बीच स्रोत ने जिस एक बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया है वो शायद सबसे अहम है, और वो है मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। स्रोत साफ कहता है कि भाई सारी फोटोकॉपी के सेट्स तो लाने ही हैं, साथ में अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे। ये बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है और इसे किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए। मतलब बिना ओरिजिनल के वहां पहुंच गए तो शायद पूरी प्रक्रिया से ही बाहर। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया का सबसे क्रिटिकल स्टेज है वेरिफिकेशन, सत्यापन। फोटोकॉपी चाहे कितनी ही अटेस्टेड क्यों ना हो, आखिरी पुष्टि हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिलान करके ही होती है। अधिकारी हर फोटोकॉपी को उसके ओरिजिनल से मिलाते हैं, बारीकी से देखते हैं नाम, नंबर, जन्म तिथि, जारी करने की तारीख, यूनिवर्सिटी, बोर्ड का नाम, कोई सिक्योरिटी मार्क हो तो वो। ये कदम किसी भी तरह की जालसाजी, कोई धोखाधड़ी या अनजाने में हुई गलती को पकड़ने के लिए जरूरी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है या वो जमा करने में आनाकानी करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी फौरन खतरे में पड़ सकती है, रद्द भी हो सकती है। ये दिखाता है कि प्रक्रिया चाहे कितनी भी लंबी लगे या जटिल लगे, आखिर में सच्चाई और प्रामाणिकता ही सबसे ऊपर है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपकी दावेदारी का फाइनल और अकाट्य सबूत हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग की तैयारी एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करने वाली चीज है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल से लेकर बीटीसी बीएड तक,
फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी, सीटेट, भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, इन सब के सबूत, फिर पहचान और अगर लागू हो तो जाति निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद वो 2 अलग अलग अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र, फिर कानूनी पुष्टि के लिए हल्फनामे, विवाहितों के लिए एक्स्ट्रा और आखिर में एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के लिए लिफाफे, फोटोज और सबसे अहम वेरिफिकेशन के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। संदेश साफ है, तैयारी में कोई ढिलाई नहीं। हर डॉक्यूमेंट को ध्यान से जुटाना, कॉपी बनवाना, सही से अटेस्ट करवाना और आखिर में ओरिजिनल संभाल कर ले जाना, ये सब जरूरी है। आपने बहुत अच्छे से समराइज किया है। हाँ, ये पूरी कवायद पहली नज़र में काफ़ी बोझिल लग सकती है, थोड़ी ब्यूरोक्रेटिक भी, इतने सारे कागज़, इतने वेरिफिकेशन, इतनी फॉर्मेलिटीज़। लेकिन अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता और मेरिट को पक्का करने के लिए ही बनाई गई है। जब हजारों लोग कुछ सीमित सीटों के लिए कम्पीट कर रहे हों तो एक मजबूत डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि सिलेक्शन सिर्फ नियमों और योग्यता के आधार पर हो। ये हर योग्य उम्मीदवार के हित में है कि प्रक्रिया इतनी सख्त हो ताकि कोई गलत व्यक्ति सिस्टम का फायदा न उठा सके। दस्तावेजीकरण चाहे कितना भी जटिल लगे, एक व्यवस्थित और न्यायसंगत भर्ती प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये पूरी दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को देखकर मन में आता है, स्रोत हमें दिखाता है कि कितने लेवल पर कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सोचने वाली बात ये कि क्या इतनी डिटेल्ड और बारीक दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया सिर्फ वेरिफिकेशन की जरूरत को दिखाती है, या ये कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है उसकी अपनी जो एक जटिलता है उसका भी प्रतिबिंब है? क्या इसे और सरल बनाया जा सकता है बिना निष्पक्षता से समझौता किए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे आगे सोचा जा सकता है।